रहीम। तो आज का हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हमारे कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट पर क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आयोनिक इम्बैलेंस अगर हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों से पहले हम अपना कल वाला जो है टॉपिक एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और प्रेशर का ये जो ग्राफ बनता है, हमारे पास पूरा लूप जो बनता है, इसको डिस्कस किया था। और इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया था। पहले फेज में हमने ये कहा था कि ये वो फेज है जिसमें हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर फिलिंग हो रही होगी, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल के पीरियड से गुजर रहा होगा। मिट्रल वॉल्व, जिसका नाम एवी वॉल्व भी है, ये ओपन होगा और हमारा जो वेंट्रिकल है इसकी फिलिंग हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डायस्टोल हमारा ये मिट्रल वॉल्व दोबारा से क्लोज हो जाएगा। हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आएगा नियर अबाउट 120 ml। और फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा फेज 2 में हमने कहा था कि हमारा मिट्रल वॉल्व भी क्लोज है, हमारा एओर्टिक वॉल्व भी क्लोज है, लेकिन हमारे जो वेंट्रिकल है उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दी है। तो इसलिए प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। रैपिड राइज आप देखेंगे प्रेशर का। और जैसे ही हम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचेंगे तो हमारा एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा फेज 3, जिसमें क्या होगा कि रैपिड इजेक्शन होगी शुरू में। और फिर जो है हमारा जो प्रेशर है साथ ही साथ 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को अचीव करेगा। और फिर उसके बाद प्रेशर में दोबारा फॉल आएगा और हम आएंगे एक लेवल पर जहां पर दोबारा हमारा एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाएगा और अभी मिट्रल वॉल्व दोबारा ओपन नहीं हुआ, तो हमारे पास दोबारा से क्या होगा, अब प्रेशर का रैपिड डिक्रीज देखने को मिलेगा। पहले रैपिड इंक्रीज था, अब रैपिड डिक्रीज देखने को मिलेगा। और यही वो दो चीजें थी जिनको हमने कहा था। फेज 2 को हमने आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और फेज 4 को आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहा था। ये सारी चीजें थी जो हमने कल बड़ी डिटेल से देखी थी, कौन सा वॉल्व कहाँ ओपन हो रहा है, किस फेज में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हमने डिफरेंट केसेस भी देखे थे कि अगर प्री लोड बढ़ जाए तो हमारे पास स्ट्रेच भी बढ़ जाता है, हमारी जो इजेक्शन है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हाइपोवोलीमिया हो जाए, प्री लोड ही कम हो जाए, तो ना प्रॉपर स्ट्रेच होगा ना प्रॉपर इजेक्शन होगी। इसी तरह हमने फेज 2 के एबनॉर्मेलिटीज देखी थी कि इस्कीमिया वगैरह हो गया तो ना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो पाएगी ना प्रॉपर इजेक्शन हो पाएगी। फेज 3 की एबनॉर्मेलिटी में हमने ये कहा था कि एओर्टिक वॉल्व की स्टीनोसिस हो गई है, प्रॉपर इजेक्शन नहीं हो पा रही, या फिर आफ्टर लोड किसी वजह से बढ़ गया है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हमने डेवलप तो की है जितनी हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन इजेक्शन नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है जिसकी वजह से प्रॉपर इजेक्शन नहीं हुई। तो ये थी कल की चीज़ें जो हमने देख ली थी। साथ ही साथ हमने फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, इससे भी हमने गो थ्रू किया था। जो आज का हमारा मेन कंसर्न है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पहले हम ये डिवीजन देख लेते हैं। आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम रखा है इसकी दो मेन डिवीजन हैं, एक तो सीएनएस है और एक पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बेसिक सी डिवीजन थी जो कि आपको पता ही होगी। अब हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है। आपको ये तो पता है ना कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो किस कंडीशन में होता है, वो होता है फाइट और फ्लाइट। या पे आपने लड़ना है या फिर आपने भागना है। तो इसका मतलब है सिंपैथेटिक में तो हर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी का रिवर्स हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं उसमें बेसिक जो हमारे पास जहां से इम्पल्स आती है वो होती है हमारी वेगस नर्व। और वेगस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है, मेनली कहाँ पे है, एसए नोड और एवी नोड, यानी कि ये जो पेस मेकर है इस पर वेगस स्टिमुलेशन जाया करती है। जबकि बाकी जो हमारे कार्डिक के मसल्स हैं
या फिर जो हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल है उस पर इसकी जो इम्पल्स है बहुत कम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वेगस नर्व की वहाँ है ही नहीं, या अगर है तो बहुत कम है, जिससे हमें मसल्स पर इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। हमें इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? आइदर एसए नोड और एवी नोड। अब ये जैसे इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं, जब आप अनाटॉमी पढ़ेंगे, अनाटॉमी में जब आप थोरेसिक रीजन देखेंगे तो आप इसको मजीद बेहतर तरीके से देख लेंगे कि ये जो वेगस नर्व है इसकी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो हमारे एसए नोड पे और एक हमारे एवी नोड पे, जबकि बाकी ये जो सिंपैथेटिक चेन है आपके पास, जो आपके पास आती है आपके थोरेसिक रीजन से, वहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ पे है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स पर भी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मसल्स पर भी है। रिचली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जस्ट उसका मेन कंसर्न कहाँ तक होता है? हमारे दोनों नोड्स पर। अच्छा जी, वेगल स्टिमुलेशन से अब होगा क्या? वेगल स्टिमुलेशन जो है हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी, लेकिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पे इसका अफेक्ट जो है वो कम होगा। क्योंकि अभी हमने बात की जो हमारे पेस मेकर्स हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? उन्हें इम्पल्स जनरेट करके आगे देनी होती है, यानी कि उनका ताल्लुक है हमारे पास रेट के साथ। तो रेट जो है हमारे पास वेगल स्टिमुलेशन में हमारे पास कम हो जाता है हार्ट रेट का, यानी कि पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन में आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स ऑफ द हार्ट ये स्टिमुलेट हुई। अब पैरासिम्पथेटिक जो हमारे पास नर्व होती है ना, उसने जो हमारे पास आगे निकालना होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि ये नोड्स पे जाकर पोटेशियम आयंस के चैनल्स एक्स्ट्रा ओपन कर देते हैं। ये और पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। अब इससे क्या होगा? जब पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, जब हमारी कर्व कहाँ पे होगी? रीपोलराइजेशन स्टेट में होगी। अब आप ये याद रखें कि आपको एक्शन पोटेंशियल अच्छे से पता हो अगर, तो आपको याद आ जाएगा कि पोटेशियम चैनल का काम कहाँ पर था। डीपोलराइजेशन में तो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम इन्वॉल्व थे, और रीपोलराइजेशन में कौन सा चैनल इन्वॉल्व था? वो था पोटेशियम का चैनल। अब जब पोटेशियम आयन सेल के अंदर से काफी रैपिडली निकल रहे हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा चैनल्स भी आ गए हैं जो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे, तो हम एक ऐसी स्टेट में पहुंचेंगे जहां पे हमारा जो सेल है वो पहले से ज्यादा हाइपर पोलराइज हो जाएगा। जब पहले से ज्यादा हाइपर पोलराइज हो गया तो अब इसको थ्रेशोल्ड अचीव करने में पहले से ज्यादा वक्त लगेगा, और अब इसको पहले से ज्यादा वक्त लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो रेट है वो कम हो जाएगा। पैरासिम्पथेटिक जो है हमारे पास स्टिमुलेशन की वजह से हमारा हार्ट रेट कम हो गया। हाइपरपोलराइजेशन ड्यू टू एसिटाइलकोलिन मेक्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इवन मोर नेगेटिव। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने बनाना होता था लीकी चैनल्स की वजह से हमारे पास जो इन्फ्लक्स हुआ करता था, जो -55 से हमारी कर्व को एक्सटेंड करता था और थ्रेशोल्ड -40 तक लेके जाता था, अब उसको मजीद नीचे से कर्व को उठाना पड़ेगा, यानी कि समवेयर नियर अबाउट -75 और -80। तो इसको थ्रेशोल्ड में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से जो है हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इस तरह हमारे जो रेट है उसको कम कर देता है। और दूसरा काम ये क्या करता है कि ये जो हमारा एवी नोड होता है उसमें भी कंडक्शन के सिस्टम को स्लो कर देता है। तो आगे हमारी इम्पल्स जो है जाती ही आहिस्ता आहिस्ता है, तो इस वजह से हमारे पास स्लो ट्रांसमिशन की वजह से भी, जब स्लोइंग ट्रांसमिशन होगी एट्रियल वेंट्रिकल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी थोड़ा टाइम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने में, और इस तरह भी हमारा हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। एक तो ये कि एसए नोड की फायरिंग कम हुई, और दूसरा जो हमारे पास कंडक्शन सिस्टम था वो भी पहले से स्लो हो गया। अब आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि अगर हमारे पास पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हो तो एट द लेवल ऑफ जीरो, यानी कि जब राइट एट्रिया का प्रेशर 0 मिलीमीटर मरकरी के करीब करीब होगा, तो हम जस्ट कितना पंप कर सकेंगे? पहले हमने 5 लीटर के करीब करीब पंप करना था। अगर आप यहाँ पर देखें कि नॉर्मल स्टिमुलेशन जो होती है नॉर्मल सिंपैथेटिक, क्योंकि हर वक्त थोड़ी थोड़ी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे पास हो रही होती है, तो उस वक्त जीरो
के लेवल पे हमारे पास जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है वो 5 लीटर के करीब होता है पर मिनट। लेकिन अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन आ गई है, और पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारा ये जो हार्ट रेट है कम हुआ है। जब हार्ट रेट ही कम हुआ तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, और कार्डिक आउटपुट आप देख रहे हैं कितना हो गया है, तकरीबन 2 लीटर पर मिनट तक जा पहुंचा है। अच्छा, अगर वेगल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पूरा का पूरा मतलब ऐसे नोड है उस वो ब्लॉक ही हो जाए। यानी कि हम इतने नीचे लेकर चले गए हैं, अपने इतने ज़्यादा हाइपर पोलराइज़ कर दिया है हमने कर्व कि हम -80 से भी समवेयर डाउनवर्ड आ गए हैं, और अब जो वो लीकी चैनल्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुँचाएँ। इसकी वजह से हम एसए नोड या एवी नोड जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो जाए तो थोड़ी देर बाद जो है एवी नोड में अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है कि वो खुद से इंपल्स जनरेट कर ले। लेकिन अगर इतनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हुई है कि एवी नोड भी जो है वो ब्लॉक हो जाए तो एवी नोड से भी कोई इंपल्स नहीं आएगी। तो 5 से 20 सेकंड का हमारे पास ऐसा वक्फा आएगा जिसमें हो सकता है वेंट्रिकल्स जो हैं वो बीटिंग ही बंद कर दें। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि हम जो है इंसान जो है ऐसे केस में भी सर्वाइव कर सकता है। और आपको पता है एसए नोड ने नहीं भेजी इम्पल्स, एवी नोड ने भेजनी थी उसने भी नहीं भेजी। तो आगे जो हमारे परकंजी फाइबर्स हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो भी सेल्फ एक्साइटेटरी हैं। और अब क्योंकि वेगस की डिस्ट्रीब्यूशन उधर परकंजी सिस्टम के पास तो नहीं है, तो इसलिए जो परकंजी सिस्टम है वो बच जाएंगे इस वेगस स्टिमुलेशन से, और थोड़ी देर बाद जो है परकंजी सिस्टम जो है वो इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा और वेंट्रिकल्स में स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टिमुलेशन तो हो जाएगी लेकिन ये बहुत इसका रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, तकरीबन 15 बीट्स तकरीबन होंगी 1 मिनट में। ये बहुत कम होंगी लेकिन इंसान को ज़िंदा रखने के लिए फिर भी काफ़ी होंगी। ये था पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक सिस्टम की तरफ आते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो तमाम मसल्स में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे वो एट्रिया के हों या वो वेंट्रिकल के हों। ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अब सिंपैथेटिक सिस्टम करता क्या है? रेट ऑफ साइनस नोडल डिस्चार्ज। एक तो ये ऐसे नोड्स का रेट भी बढ़ाएगा, फिर रेट ऑफ कंडक्शन भी बढ़ा देता है, और तीसरी चीज क्या करता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब इन तीनों चीजों को एक हम खास नाम देते हैं बारी बारी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अब कोई भी चीज जब वो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को बढ़ाएगी हम उसको कहेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, या अगर वो कम करेगी तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव आइनोट्रोपिक। और रेट ऑफ कंडक्शन की बात करें तो हार्ट रेट जो है हमारा, जो रेट ऑफ कंडक्शन कंडक्शन वेलोसिटी की अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। कोई भी चीज जो कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगी उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक, और जो कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगी उसको हम कहेंगे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। इसी तरह जो रेट ऑफ साइनस नोडल डिस्चार्ज है, इससे क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ता है। तो कोई भी चीज जो हार्ट रेट बढ़ाती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। ये 3 टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक में क्या था? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड थी ये, अगर बढ़ी तो पॉजिटिव, कम हुई तो नेगेटिव। दूसरी चीज थी हार्ट रेट, उससे उसका ताल्लुक, उसको हमने नाम दिया था क्रोनोट्रोपिक का। और तीसरी क्या है? कंडक्शन वेलोसिटी, जिसको हम नाम देते हैं ड्रोमोट्रोपिक। मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ। आइनोट्रोपिक रिलेटेड टू फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपिक रिलेटेड टू हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपिक रिलेटेड टू कंडक्शन वेलोसिटी। और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इन तीनों चीजों को बढ़ा देता है। और ये बढ़ाता कैसे है? जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अब जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, इसमें हमारे पास फर्दर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, एक होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स की आगे टाइप्स होती हैं, बीटा की आगे टाइप्स होते हैं। ये फर्दर कभी हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करना हुआ तो उस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो सिंपैथेटिक
सिस्टम में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें बीटा 1 जो रिसेप्टर है, उस पे जाके ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है एक्ट करती है और इसकी वजह से हमारे पास क्या हमें देखने को मिलता है कि जो परमिएबिलिटी है सोडियम और कैल्शियम आयंस की, वो बढ़ जाती है। ये क्या करती है? सोडियम और कैल्शियम आयंस की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। अब जब ये सोडियम और कैल्शियम आयंस की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगी तो हमारे पास 3 इफेक्ट देखने को आएँगे और वो तीनों कौन से होंगे? आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड द ड्रोमोट्रोपिक। तो बारी-बारी हम इन तीनों को देख लेते हैं। ऐसे नोड में क्या होगा? इंक्रीज ऑफ सोडियम कैल्शियम परमिएबिलिटी से क्या होगा? मोर पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल अलाउइंग इट टू इजीली अंडरगो सेल्फ एक्साइटेशन। यानी कि हमने जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचना था, अब हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जब हम जल्दी पहुंचेंगे तो हमारे कैल्शियम चैनल जल्दी ओपन होंगे। जब कैल्शियम चैनल जल्दी ओपन होगा तो जाहिर बात है, आपको पता है, हम हार्ट रेट को इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि आगे कैल्शियम की परमिएबिलिटी भी बढ़ गई है, कैल्शियम भी जल्दी अंदर आएगा। तो ये एज़ अ होल हमने क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? एस नोड का फायरिंग रेट जो था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जल्दी-जल्दी इम्पल्स आई। इम्पल्स के जल्दी आने की वजह से हमने जो है हार्ट रेट को बढ़ा दिया। इस इफ़ेक्ट को क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट कहते हैं, क्रोनोट्रॉपिक। और दूसरा फैक्ट क्या है कि एवी नोड और एवी बंडल में हमने जब सोडियम कैल्शियम की परमिएबिलिटी को बढ़ाया तो इससे क्या हुआ? इसने एक्शन पोटेंशियल को अचीव करना हमारे लिए आसान बना दिया और कंडक्शन का जो टाइम था उसको कम किया। जब कंडक्शन का टाइम कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ गई होगी और इस इफेक्ट को हमने क्या कहा था? ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। और तीसरा हमने क्या बात की थी कि जब भी कैल्शियम अंदर आता है तो उसने क्या करवाना होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अब जब आपके पास ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा तो आप ज़्यादा फ़ोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कर सकेंगे और यही काम होता है सिम्पैथेटिक सिस्टम का। और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट, जिसमें फ़ोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम ने हमारे पास क्या किया? इन तीनों चीज़ों को बढ़ाने से हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो भी बढ़ गया, इजेक्शन प्रेशर भी बढ़ गया। जो ज़्यादा वॉल्यूम हमने जो पहले वॉल्यूम पंप करना था वो वॉल्यूम भी हमारे पास बढ़ गया। एज़ अ होल कार्डिक आउटपुट हमने पूरा का पूरा ही बढ़ा दिया। और ये कैसे होता है कि ज़्यादा प्रीलोड आया तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो ज़्यादा इजेक्शन। ये बात हमने पहले ही फ्रैंक स्टार्लिंग के मैकेनिज़्म में कर ली थी। और अब इस डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि नॉर्मल हमारे पास जो है ये सिस्टम चल रहा होता है। जिसमें अगर आप एट्रिया के नॉर्मल प्रेशर की बात करें कि जब वो रेस्टिंग में होता है तो उसका प्रेशर समवेयर बिटवीन 0 टू 4 होता है और हमारा हमने ये बात की थी कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट होता है वो 5 टू 6 या 5 टू 7 लीटर पर मिनट होता है। ये आपके पास आ गई नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर यही स्टिमुलेशन आप मैक्सिमम पे ले जाएं, यानी कि मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की तरफ आप अगर जाएं, तो अब देखें कि ज़ीरो के लेवल पर भी आप कितना, तकरीबन 12 से 13 लीटर जो है आप पर मिनट जो है वो पंप कर सकते हैं अपने हार्ट से। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नॉर्मल से भी कम हो जाए तो फिर आपकी स्टिमुलेशन कितनी होगी? तकरीबन 3 टू 4 लीटर पर मिनट होगी। और अगर आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के इन्फ्लुएंस में हैं, तो बिल्कुल ही 2 से ढाई लीटर होगी। और अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमने कहा था कि एसए नॉट भी ब्लॉक, एवी नॉट भी ब्लॉक, परकिंजी सिस्टम को ही फिर कुछ ना कुछ हमारे पास करना होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मूविंग टुवर्ड्स आवर other factors which are पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। इन दोनों के साथ इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं सोडियम का इफेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आयन। आपने याद रखना है कि जो सबसे सीरियस एबनॉर्मेलिटी होती है ना, वो इसी पोटेशियम ही की होती है। क्योंकि कैल्शियम को हम फिर भी किसी ना किसी हद तक पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन के ज़रिए बैलेंस कर रहे होते हैं। सोडियम को भी किसी न किसी हद तक बैलेंस कर लिया जाता है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो भी अच्छी खासी हाई होती है, 135 टू 145 मिलीमोल पर इक्विवेलेंट। तो इसकी वजह से उनमें मसला थोड़ा बहुत आए तो हमारा कवर अप हो सकता है।
लेकिन पोटेशियम में अगर थोड़ा-सा भी चेंज आए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब अगर पोटेशियम आयन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज़्यादा है, जिसको हमने कहा हाइपरकैलेमिया, तो इससे हमारे पास क्या होगा, हार्ट जो है वो डायलेट होने लग जाएगा और फ्लैसिड, यानी कि एक वक्त आएगा कि हमारा हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा। और पोटेशियम आयन के एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है। अब इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या होगा जब आपके पास बाहर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जब आप रिपोलराइजेशन में जा रहे होंगे, आपको पता है रिपोलराइजेशन में हमने पोटेशियम आयन को बाहर में की तरफ निकालना होता है। जब आपके पास पोटेशियम पहले ही बाहर बहुत ज्यादा है, तो आपकी रिपोलराइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है इसने ग्रेडियंट के अलोंग मूव करना है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। जब बाहर ग्रेडियंट कम हो गया, अब आपका जो पोटेशियम का बाहर निकलना था वो कम हो गया। अब जब पोटेशियम का बाहर निकलना कम हो जाएगा, तो आप बड़ी मुश्किल से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। और इसको हम इस तरह से लेकर जाएंगे कि आपका जो हार्ट है वो किस फेज में फंस गया है, वो स्ट्रक किस फेज में हुआ है, आपको क्या लगता है हाइपरकैलेमिया में किस फेज में हमारा जो है वो हार्ट स्ट्रक कर जाएगा? एनीवन इन द चैट बॉक्स? बिल्कुल, रिपोलराइज़ेशन में तो वो स्ट्रक हो जाएगा, लेकिन इससे हम कॉन्ट्रैक्टाइल फ़ेज़ में फँस जाएँगे या हम जो है रिलैक्सेशन फ़ेज़ में फँस जाएँगे? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टाइल फ़ेज़ में, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन तो बड़े आराम से अचीव कर ली, लेकिन अब आपका जो हार्ट है, वो वापस रिलैक्सेशन की तरफ नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप हाइपर पोलराइज़ेशन को जो है वो अचीव ही नहीं कर पा रहे। जब उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल फ़ेज़ में फँस जाएगा। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि फर्दर अगर ये सिस्टम प्रोलॉन्ग रहा, खुदा ना खास्ता ये मसला बढ़ता रहा, तो एक वक़्त आएगा कि आप कार्डियोमेगाली का शिकार हो जाएँगे, आपके जो मसल्स हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, ये फ्लैसिड हो जाएँगे, कंडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और आप फिर आगे डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। अब हाइपरकैलेमिया के हमारे पास कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोई इस तरह का डाययूरेटिक ले रहे हैं, जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, यानी पोटेशियम को कंज़र्व कर रहा है और वो आपकी बॉडी में पोटेशियम आयन को बढ़ा रहा है। या फिर कॉन सिंड्रोम में भी हमारे पास ये होता है कि हमारा पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। या फिर आप मुसलसल कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम आयन जो है वो बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, पहले पहल तो आप अपनी डिपोलराइजेशन को आराम से अचीव कर लेंगे, लेकिन रिपोलराइजेशन में अभी जैसे मैंने बात की, तो आपके पास इशू आ जाएगा, रिपोलराइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आप कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में अपने मसल को फंसा बैठेंगे। अगर हम बात करें पेस मेकर पे इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि एसए नोड पर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो आपको पता है कि हमने क्या बात की थी कि जो सॉरी, ये पेसमेकर का तो अभी हम डिस्कस कर लिया है हमने। अगर कार्डिक मसल्स में हम बात करें, जो प्लेटू फेज है हमारे पास, उस पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है प्लेटू फेज हमारे पास तब आता है जब एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा होता है, एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा होता है। अब क्योंकि पोटेशियम बड़े आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जा रहा है, तो प्लेटू जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटो के इंक्रीज होने की वजह से अभी हमने जैसे पहले भी बात की कि हम कॉन्ट्रैक्शन में फंस चुके हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा प्लेटो का जो फेज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास हाइपर कैलीमिया की। अब हम अगर डिस्कस करें, अच्छा हाइपरकैलेमिया में एक बात और भी, कि आपका ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ये डिक्रीज कर जाता है, यानी कि पहले हमने आना होता है -60 तक, समझें अगर लेट्स सपोज हमने आना है, तो अब हमें -60 में आने में क्योंकि बड़ा टाइम लग रहा है, तो एक वक्त आएगा
कि जब आपकी डीपोलराइजेशन कर्व को भी -60 से नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि -40 से उठाना, ये -50 के करीब उठाना पड़ेगा। इस वजह से भी आपकी डीपोलराइजेशन शुरू-शुरू में तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब थ्रेशोल्ड को अचीव करना आसान है, लेकिन रिपोलराइज़ करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये क्या करता है, पोटेशियम आयन की वजह से हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। ये इस वजह से, ये सोडियम की वजह से नहीं है, याद रखना है आपने, इस वजह से है कि पोटेशियम आयन प्रॉपरली उसको रिपोलराइज़ जो है वो कर ही नहीं पा रहा। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, अगर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको पता है ये हमारे कंडक्शन इतने ज़्यादा, हम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल फेज़ में फँस जाएँगे कि फिर से यहाँ पे हमें एक ब्लॉक देखने को पड़े मिलेगा, एब्नॉर्मल रिदम हो जाएगा और हम जो है वो डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम इसी का ऑपोज़िट करें कि हाइपोकैलीमिया में हमारे पास क्या होगा? हाइपोकैलीमिया में जो हमारा रिपोलराइज़ेशन फ़ेज़ है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। क्यों अचीव होगा? आपके पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पहले ही जो पोटेशियम है वो कम है और आपने बड़ी तेज़ी से अपने सेल के अंदर से बाहिर की जानिब भेज दिया अपने पोटेशियम आयन को। बहुत जल्दी हाइपर पोलराइज़ेशन होगी, बल्कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप कहाँ पर आ जाएँगे? आप -60 से भी नीचे, बल्कि -80 के करीब-करीब आ जाएँगे। अब आप बहुत ज़्यादा हाइपर रिपोलराइज़ हो चुके हैं, तो अब जो है थ्रेशोल्ड अचीव करना आपके सेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लीकी चैनल नॉर्मली -55 से तो आराम से ले आता है, लेकिन -70 और -80 से लेकर आना उस थ्रेशोल्ड तक उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप हाइपर पोलराइजेशन की वजह से एक्सेसिवली हाइपर पोलराइज्ड हो चुके हैं, तो अब कौन-सा फ़ेज़ है जिसमें आपका जो मसल है वो स्ट्रक कर जाएगा? जल्दी से बताएँ चैट बॉक्स में। आइदर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल फ़ेज़ और रिलैक्सेशन फ़ेज़। बिल्कुल सही जवाब है, रिलैक्सेशन में फँस जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो नॉर्मल हो गई और अब रिलैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप अगली कॉन्ट्रैक्शन में पहुँचना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो हाइपोकैलीमिया में हमारा मसल कहाँ फँस जाता है? रिलैक्सेशन फ़ेज़ में। और अगर हम प्लेटू फ़ेज़ की बात करें, तो प्लेटू फ़ेज़ भी हमारे पास कम हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि एक पोटेशियम आयन ने बाहर जाना है, कैल्शियम आयन ने अंदर आना है। अब पोटेशियम आयन पहले समझें, अगर एक वक़्त में एक जा रहा था, तो अब वो ग्रेडिएंट बढ़ जाने की वजह से एक वक़्त में 2-2 पोटेशियम आयन्स जा रहे हैं। अब जब पोटेशियम आयन्स ज़्यादा जा रहे हैं, कैल्शियम आयन कम अंदर आ रहा है, तो आपके पास वो जो एक स्टैटिक प्लेटू फ़ेज़ आना था, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन फिर भी बहरहाल आप किसी हद तक अचीव कर लेंगे, लेकिन आपका मसल रिलैक्सेशन फ़ेज़ में स्टक कर जाएगा। चलें आगे हम देखते हैं कि हाइपोकैलीमिया की क्या-क्या कॉज़ हो सकती हैं। एक तो आप इनटेक ही कम कर रहे हैं पोटेशियम का। दूसरा क्या है, एल्डोस्टेरोन आपके अंदर कम प्रोड्यूस हो रहा है, या डायरिया है, क्योंकि डायरिया में भी आपका बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लॉस देखने को मिलता है। इस वजह से जो है पोटेशियम ज़्यादा निकल जाएगा, तो आपको हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसे डायूरेटिक्स ले रहे हैं जो कि एक्सेसिवली पोटेशियम को बॉडी से निकाल देते हैं, जिसमें हमारे पास थायज़ाइड डायूरेटिक्स आ जाते हैं, एसिटाज़ोलामाइड आ जाता है हमारे पास। ये वो डायूरेटिक्स हैं जो पानी के साथ-साथ पोटेशियम को भी बाहर निकाल रहे होते हैं और इनकी वजह से हमारे पास हाइपोकैलीमिया हो जाता है। अब हाइपोकैलीमिया भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन आपको पता है हमारे पास किस फेज़ में इन्वॉल्व होता है? हमारे पास वो प्लेटो फेज़ में भी इन्वॉल्व है और हमारे पास हमारे जो पेसमेकर है, उसमें एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में भी उसका अच्छा खासा रोल होता है कि जैसे ही हम -40 तक पहुँचते हैं, हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है और रैपिडली हम अचीव करते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल को। अब अगर आप ऐसे केस में हैं जहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है आपको, तो क्या होगा, एक्सेस कैल्शियम आयन ईसीएफ में होने की वजह से
हार्ट स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, यानी कि स्पैस्टिक कॉन्ट्रैक्शन इसको हम कहते हैं। हार्ट जो है बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अब उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, हम दोबारा इस डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। इस लेवल पर आकर हमारे पास पोटेशियम के गेट ने ओपन होना था। अब पोटेशियम का गेट हमारे पास रैपिडली जैसे ही ओपन होगा, तो पोटेशियम क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलरली ज़्यादा है। जब हमने पोटेशियम की बात की थी तो हम ऑपोजिट चल रहे थे, क्योंकि पोटेशियम ने अंदर से जाना था बाहर की तरफ, लेकिन कैल्शियम का काम क्या है, उसने बाहर से आना है अंदर की तरफ। अब जब हाइपर कैल्सीमिया यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलरली आपके पास कैल्शियम ज्यादा है, तो क्या होगा, कैल्शियम आपके पास रैपिडली अंदर आएगा। आप बहुत जल्दी अपने इस लेवल को अचीव करेंगे और एक्शन पोटेंशियल जल्दी अचीव होने की वजह से आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब क्योंकि कैल्शियम के लेवल पहले ही बाहर ज़्यादा है, तो हाइपर कैल्सीमिया में प्लेटो को क्या अफेक्ट होगा? जल्दी से बताएं। प्लेटो फेज बढ़ जाएगा या प्लेटो फेज कम हो जाएगा? जल्दी से जल्दी से। प्लेटो फेज रिड्यूस नहीं होगा, प्लेटो फेज जो है वो इंक्रीज करेगा। उसकी वजह ये है कि कैल्शियम ने तो बाहर से अंदर की तरफ आना था और पोटेशियम उसको एक तरह की रेजिस्टेंस देता है, कि क्योंकि पोटेशियम बाहर को जा रहा होता है। अब कैल्शियम अगर ज्यादा आ रहा है, तो आपके पास वो जो एक लाइन आती है जिसमें ना तो आप डीपोलराइजेशन की तरफ जाते हैं ना रिपोलराइजेशन की तरफ, तो आप ज़्यादा देर के लिए अपना प्लेटो फेज़ अचीव करेंगे। ज़्यादा देर के लिए प्लेटो फेज़ अचीव करने की वजह से ही आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया में आपने दोनों चीज़ें देखी, आपके पेसमेकर में भी रेट भी बढ़ गया और आपके जो मसल फाइबर है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन का लेवल भी बढ़ गया। अगर हम हाइपरकैल्सीमिया की कॉज़ेज़ देखें, तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या सी फूड आपका बहुत ज़्यादा इंटेक है, या विटामिन डी जो है वो एक्सेसिवली वर्क कर रहा है जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्सेसिव वर्क है जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या कोई भी ऐसा ट्यूमर है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलरली आपके पास कैल्शियम बढ़ जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब हाइपरकैल्सीमिया में भी अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ जाए, तो फिर भी आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में स्टक कर जाएगा, क्योंकि इतनी जोर की कॉन्ट्रैक्शन हुई है कि अब पोटेशियम आयन को बहुत ज्यादा वक्त चाहिए आपके मसल को दोबारा रिलैक्स करने के लिए। यही वजह है कि अगर हाइपर कैल्सीमिया में अगर कोई आपसे पूछे कि आपका मसल कहाँ पे स्ट्रक कर सकता है, नॉर्मली स्ट्रक होता तो नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल चाहिए स्ट्रक होने के लिए, लेकिन अगर हुआ तो कहाँ पे होगा? हाइपर कैल्सीमिया में, कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में। इसी को हम ऑपोजिट कर लेते हैं हाइपोकैल्सीमिया के फेज में। तो हाइपोकैल्सीमिया में हमारे पास ये होता है कि आपकी रिलैक्सेशन जो फेज है आप उसमें स्ट्रक कर जाएंगे। जाहिर सी बात है, बड़े आराम से हाइपर कैल्सीमिया में आप एक्शन पोटेंशियल अचीव कर रहे थे, अब यही काम ऑपोजिट हो जाएगा, आप एक्शन पोटेंशियल बड़ी मुश्किल से अचीव करेंगे। आपका प्लेटो फेज जो है वो भी डिक्रीज होगा। प्लेटो फेज डिक्रीज होने की वजह से आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम होगी। और अगर हम देखें कि स्ट्रक नॉर्मली इसमें होगा नहीं, लेकिन स्ट्रक अगर हुआ तो किस फेज की तरफ हो सकता है? रिलैक्सेशन फेज की तरफ। हाइपोकैल्सीमिया की आपके पास क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? हाइपोकैल्सीमिया से जो सिम्पटम आएगा ना आपके पास, वो आएगा वीकनेस का, कि आपको अपने मसल बहुत ज़्यादा वीक महसूस होंगे। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं? या तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले ही नहीं रहे, या जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा कम आपके पास निकल रहा है जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर कैल्शियम आ ही नहीं रहा। विटामिन डी जो है आपका, वो प्रॉपर काम कर ही नहीं रहा। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया आपको हो जाएगा। और अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो एक्शन पोटेंशियल देर से अचीव होगा। एक्शन पोटेंशियल देर से अचीव होगा तो ऑब्वियसली रेट तो डिक्रीज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेन टू आयंस,
पोटेशियम एंड द कैल्शियम। अगर हम बात करें हमारे पास टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है इसका अफेक्ट यही होता है कि हाई टेम्परेचर पे आपकी आयोनिक अबनॉर्मल जो कंडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो आपका जो हार्ट रेट है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से कम हो जाएगा। जो हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया है उसको इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे एक और हमारी डायग्राम के साथ। तो इस एमसीक्यू का हाँ, चलें एमसीक्यू भी जो है क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है अब, हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप में इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास क्रोनोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक तीनों चीज़ों को बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक का मेन जो हमारे पास अफेक्ट आता है वो ऐसे नोड्स पे आता है, बाकियों पर नहीं आता। पोटेशियम और कैल्शियम की क्या एबनॉर्मेलिटीज़ थी ये भी आज हमने डिस्कस की, इसके कॉजेज़ भी डिस्कस की। कल इंशाल्लाह इसको फिर एक और डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।